जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा किन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है? आंसर हो जाएगा UNSC और UNGA। यानी दोस्तों पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के सामने सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का मुद्दा उठाया है और इस संधि को पूरी तरह से लागू कराने की भी मांग की है, क्योंकि वर्तमान में भारत ने इस संधि को निलंबित किया हुआ है और भारत की तरफ से जो पानी जा रहा था पाकिस्तान को, अब वो भी बंद हो गया है। इसके कारण पाकिस्तान में जो खेती है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उद्योगों के लिए भी पानी कम पहुंच पा रहा है। इसके कारण पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो सिंधु जल संधि भारत ने निलंबित की हुई है इसे अब पूरी तरह से लागू किया जाए। तो इसका ही मुद्दा पाकिस्तान ने UNSC और UNGA के सामने उठाया है। दोस्तों सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको जान लेते हैं। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, यानी इसमें पानी का बंटवारा किया गया है। तो जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है इसका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान उपयोग करता है और पाकिस्तान की जो खेती है वो इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। अब इन नदियों का पानी पाकिस्तान जाना बंद हो गया है, जिसके कारण वहाँ की जो खेती है वो बर्बाद हो रही है। इस संधि पर 1960 में दोनों देशों के बीच में सिग्नेचर हुए थे। चलिए और विस्तार से जानते हैं सिंधु जल संधि को। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि है, ऐतिहासिक संधि है और इसमें जल का बंटवारा किया गया है, यानी कि यह एक जल वितरण समझौता है। इस पर सिग्नेचर हुए थे 19 सितंबर 1960 को और कराची पाकिस्तान में इसमें सिग्नेचर किए गए थे। भारत की तरफ से सिग्नेचर किए थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से सिग्नेचर किए गए थे उस समय वहाँ का जो राष्ट्रपति था मोहम्मद अयूब खान, उसके द्वारा इस संधि पर सिग्नेचर किए गए थे। तो दोस्तों इस संधि में 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया है। अब वो 6 नदियाँ कौन कौन हैं? राबी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम और चिनाब। तो इन नदियों के पानी का बंटवारा किया गया है कि कौन किस नदी का पानी उपयोग करेगा। तो दोस्तों जो राबी, ब्यास और सतलज नदी है इस पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी इन नदियों के पानी पर पूर्ण अधिकार किसका है? भारत का है। और जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है इसके पानी का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन भारत भी इनके पानी का उपयोग सीमित मात्रा में कर सकता है। तो ये है सिंधु जल संधि। दोस्तों ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि हुई थी ये किसकी मध्यस्थता में हुई थी? तो ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के US आर्मी वार कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? तो हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी ये शामिल हुए हैं। तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 24 अप्रैल 2026 को अमेरिका के प्रतिष्ठित US आर्मी वॉर कॉलेज के द्वारा इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी उन्हें एक प्रकार का सम्मान दिया गया है। इससे पहले US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में भारत के जनरल BK सिंह और जनरल विक्रम सिंह भी शामिल हो चुके हैं, यानी जनरल उपेंद्र द्विवेदी तीसरे ऐसे भारतीय सेना प्रमुख हैं जिन्हें इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको एक बात और याद रखनी है कि जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं ये US आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। यह सम्मान उनके शानदार सैन्य नेतृत्व, भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों को दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 हाल ही में 6 महिलाओं को प्रदान किया गया है। इनमें से प्रमुख नाम है
इरोरो तांसी जो कि नाइजीरिया की हैं। इसके अलावा 5 और महिलाएं हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 हाल ही में साध्वी सतीश सैल बनी हैं। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2026 दिया गया है सयानी गुप्ता को। टाइम 100 2026 सूची में शामिल किया गया है रणबीर कपूर, विकास खन्ना और सुंदर पिचई को। विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को दिया गया है। रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2026 ब्रॉडकास्ट डिजिटल हिंदी में दिया गया है सर्वप्रिय सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नई लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? तो ये रॉक लिंक इंडिया ने शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में रॉक लिंक इंडिया ने एक नई एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की है। इस प्लांट की जो वार्षिक क्षमता है वो है 10,000 टन बैटरी अपशिष्ट को प्रोसेस करने की। यानी दोस्तों यहाँ पर ये जो सुविधा शुरू की गई है इसमें क्या होगा कि जिन बैटरियों का उपयोग कर लिया गया है उनसे कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और मैग्नीज जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उन्हें फिर से प्राप्त किया जाए। यानी कि जो यूज हो चुकी बैटरियां हैं उनसे कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और मैग्नीज जैसे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनको निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा मिला है और ये यूपी का 12वां रामसर स्थल बना है और भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाटा मोटर्स के प्लांट में 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक बस को हाल ही में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की हाल ही में घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की है और लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन है जो भारत की यात्रा पर आने वाली हैं? तो उनका नाम है दोस्तों एन्ना लेना वेयरवॉक। तो एन्ना लेना वेयरवॉक जो हैं वो अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आने वाली हैं और वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का हर साल सम्मेलन आयोजित किया जाता है और उसका एक सेशन होता है, 1 साल का सेशन होता है। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र होता है उसके लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो अभी हाल ही में एन्ना लेना वेयरवॉक को चुना गया था और अब ये भारत की यात्रा पर भी आने वाली हैं। तो अगले सप्ताह वो भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। तो वो भारत और चाइना की सरकारों के निमंत्रण पर नई दिल्ली आ रहे हैं। वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारत में संयुक्त राष्ट्र की जो कंट्री टीम है उससे भी मुलाकात करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली यात्रा है। वह जर्मनी की विदेश मंत्री के रूप में पहले भी भारत की यात्रा कर चुकी हैं, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के अध्यक्ष के तौर पर वो भारत में पहली बार आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। वर्तमान में 193 इसके मेंबर हैं। और दोस्तों महासभा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का चुनाव, महासचिव की नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देती है। महासभा के सत्र के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव हर साल किया जाता है जो 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नौसेना प्रमुख पद से बर्खास्त किया है? आंसर हो जाएगा जॉन फैलन। जॉन फैलन जो हैं वो अभी तक
अमेरिका की नौसेना के प्रमुख थे, लेकिन अब उन्हें ट्रंप ने बर्खास्त कर दिया है। तो दोस्तों, ट्रंप ने अब नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को भी पद से बर्खास्त कर दिया है। अब हंग काओ को नया नेवी चीफ बनाया गया है। इससे पहले 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को भी हटाया था और रैंडी जॉर्ज के स्थान पर क्रिस्टोफर लावेन को अमेरिका का नया कार्यवाहक सेना प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों, अभी हाल ही में ट्रंप ने परमाणु विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू हग को भी हटाया है, सस्पेंड किया है। तो ट्रंप ने कुछ समय पहले अपने आर्मी चीफ और अब नेवी चीफ को हटाने का काम किया है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की स्वतंत्रता के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किए जाने वाले स्वर्ण सिक्के पर ट्रंप की तस्वीर छपेगी। अमेरिका हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अलग हो गया है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में आयोजित हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के तेल भंडारों की खोज की जाएगी। अमेरिका फिर यूनेस्को से बाहर हो गया है। अंग्रेजी को अमेरिका ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते, WHO और UNHRC से भी अलग हो गया है। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए जाने वाले नए डॉलर के नोटों पर ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे, ये बात भी अभी निकल करके आई थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन DC में आर्क डी ट्रंप नामक एक विशाल विजय मेहराब की योजना प्रस्तुत की है। किस देश की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा तुर्की। तो दोस्तों, तुर्की की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाला एक नया कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य है ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना और हानिकारक सामग्री से बच्चों की रक्षा करना। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को उम्र सत्यापन यानी एज वेरिफिकेशन और माता पिता के नियंत्रण के कड़े कानून लागू करने होंगे। तुर्की की बात करें, अब चूंकि तुर्की को तुर्की बोला जाता है, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। रजब तैयब एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तुर्की लीरा यहाँ की करेंसी है। इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। न्यूजीलैंड ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की योजना बनाई है। डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया बैन करने का विधेयक है वो पारित किया है। स्पेन में भी 16 साल से कम उम्र, कर्नाटक में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बात कही गई है। इंडोनेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों में ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है। अभी कुछ समय पहले ग्रीस में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैसकॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीकांत बेलामाकन्नी जो हैं वो नैसकॉम के नए चेयरमैन बने हैं। तो हाल ही में उनकी नियुक्ति की गई है। तो जो बेलामाकन्नी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। तो इन्हें ही हाल ही में नैसकॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नैसकॉम की अगर हम बात करें तो इसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज बोला जाता है। 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय तकनीकी उद्योग को बढ़ावा देना और नीतियां बनाना। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं तो फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक, फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयंका, एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा, एसोचैम के महासचिव हैं मनीष सिंघल, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी, इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर राममूर्ति, और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। चौथा, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 28 मई से 31 मई तक आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, और इसकी थीम होगी इंडिया अफ्रीका स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन, समावेशी परिवर्तन, और इसमें अफ्रीका के लीडर्स शामिल होंगे। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, और इसका जो मुख्य फोकस होगा व्यापार, रक्षा, शिक्षा, क्षमता निर्माण पर चर्चा करना। तो दोस्तों, इसमें भारत और अफ्रीका के बीच में जो संबंध है वो मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के 13वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी ताशकंद करेगा। कौन करेगा दोस्तों? ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा, और यह इस प्रतियोगिता का 13वां संस्करण होगा। तो दोस्तों, यह पहली बार हो रहा है जब इस प्रतियोगिता का आयोजन मध्य एशिया में हो रहा है, और इसमें 100 से अधिक देशों की लगभग 1300 से ज़्यादा एथलीट शामिल होंगे। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम, नीदरलैंड। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी 2031 तक इंग्लैंड करेगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद में, और 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से लाए गए नमूनों में नए दुर्लभ खनिज सोडियम मैग्नीशियम चेंजसाइट की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चाइना के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाए गए नमूनों यानी उल्कापिंड में एक दुर्लभ खनिज की खोज की है, और इसका उपयोग LED तकनीक में किया जा सकता है। यानी इसमें जो खनिज खोजे गए हैं उनका उपयोग LED तकनीक में किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो नया खनिज खोजा गया है उसका नाम है सीरियम मैग्नीशियम चेंजसाइट। और दोस्तों, ये जो खनिज खोजा गया है यह विशेष परिस्थितियों में प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, यानी ये इसकी क्षमता है। चाइना की बात करें तो ये पूर्वी एशिया में स्थित कंट्री है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। बीजिंग इसकी राजधानी है। भाषा है यहाँ की मंदारिन। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में सत्ता में है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फॉरबिडन सिटी और यांगजी नदी। चाइना के उत्तर में गोबी रेगिस्तान है, और जो गोबी रेगिस्तान है ये चाइना और मंगोलिया के बीच में है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। चाइना ने 1950-51 में तिब्बत पर सैन्य कार्रवाई करके कब्जा किया था। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे। कॉम्बो पैक आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। 24 अप्रैल का जो टेस्ट है उसके टॉप 10 कौन है? हरीश, अमित, नीरज, संतोष, शिभांकर, रूबी, ओम प्रकाश, बादल, मंगेश और स्नेहा। तो ये टॉप 10 है। आप भी डेली करंट अफेयर्स वाले टेस्ट पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं, आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से लागू होंगे? 1 मई से। रोड्रिगो डुटेर्टे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की पुष्टि की है? फिलीपींस। चाइना के तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए किन 2 पाकिस्तानी
अंतरिक्ष यात्रियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है? तो मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से किस योजना को सम्मानित किया गया है? पीएम गति शक्ति योजना। किस देश ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है? फिनलैंड। पाकिस्तान ने किस स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तैमूर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 अप्रैल को उत्तरी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? लखनऊ। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? शिवा नरवाल ने। भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता पोत INS निरीक्षण किस देश में आयोजित? INSLN DVAX 2026 में भाग लेने के लिए पहुंचा है श्रीलंका। भारत और जापान ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो ये मुंबई में आयोजित की है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया गया है, तो इसी को देखते हुए इस टॉपिक को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। चलिए इसको समझते हैं। तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा पर आधारित है, यानी कि जो स्वशासन है इसको बहुत निचले स्तर पर पहुंचाया जाए, इस पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें 29 विषय हैं, इसमें ग्राम सभा की स्थापना की गई और इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी संरचना त्रिस्तरीय बताई गई। त्रिस्तरीय संरचना का मतलब है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में वो 3 स्तर की है। तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है जो कि 1957 में बनी थी, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी लेकिन इसे अस्वीकृत किया गया था। फिर बनी GVK राव समिति 1985 में। फिर इसके बाद दोस्तों LM सिंघवी समिति बनी थी 1986 में, इसने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनको देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। 243D में SC ST और वुमेन्स के लिए आरक्षण की बात की गई है। 243E में पंचायतों की जो अवधि है वो 5 वर्ष बताई गई है। 243I राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। 243K राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो 11वीं अनुसूची बनाई गई थी उसमें जो 29 विषय हैं उसमें कौन कौन से विषय हैं? तो प्रमुख विषयों की बात करें तो कृषि, जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ये सभी विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना, ग्राम विकास में जन भागीदारी को बढ़ाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। तो ये हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ICC है उसका मुख्यालय कहाँ है? ICC मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो उसका मुख्यालय जो है वो हैग नीदरलैंड में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर हैग नीदरलैंड बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान किन 2 देशों की सीमाओं के बीच है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।
ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट दे सकते हैं।